अपने स्थान पर खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ माननीय मंत्री महोदय साहब का अभिनंदन। माननीय शिक्षा मंत्री श्री मदन जी दिलावर साहब का सानिध्य हमें मिल रहा है इस मंगल पावन अवसर पर, पर इस अवसर पर आपसे वो मुखातिब होंगे। हमारी परंपराओं का निर्वहन करते हुए बंसल स्कूल के बालक और बालिकाएं तिलक से उनका स्वागत और अभिनंदन किया गया। जो अभियान है हम सफल बनाने के लिए सब लोग की जान से काम करेंगे। इसी के साथ साथ में बंसल पब्लिक स्कूल की जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय श्री के शर्मा साहब से भी गुजारिश करते कि आप आए और विराजे इस कार्यक्रम में सानिध्य प्रदान करें। और इसी के साथ माननीय मंत्री महोदय का सानिध्य हमें मिला और विद्या की देवी मां साधना वंदना करते हुए पूजन अर्चन करते हुए कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करते हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से गुजारिश का जीवन में जो हमें आशीर्वाद मिल गया और इसी के साथ इस संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। मैं आप सभी महानुभावों से गुजारिश करता हूं ध्वनि से इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। मां शारदे की आराधना वंदना पूजन अर्चन के बाद बजाकर नन्ही नन्ही बालिकाओं को आमंत्रित करिएगा सरस्वती वंदना के लिए। जोरदार तालियों से आमंत्रित करिएगा सरस्वती वंदना। करने के लिए मैं डायरेक्टर बंसल पब्लिक स्कूल श्री गौरव जी बंसल को सादर आमंत्रित करता हूं कि आप पधारे, गुलदस्ता भेंट कर उनका अभिनंदन करें, ध्वनियों के माध्यम से उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें, इस्तकबाल करें, खेल वंदन करें। माननीय मंत्री मोदी साहब का स्वागत अभिनंदन हुआ। ये हमारी परंपराएं जिनको हम स्नेह रखते हुए इनका आशीष हम प्राप्त करते हुए स्मृति चिन्ह बंसल स्कूल की ओर से स्मृति चिन्ह भी प्रदान किया जा रहा है। पर्यावरण का संदेश देते हुए अमृत पर्यावरण महोत्सव 2024 जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिएगा। डायरेक्टर बंसल पब्लिक स्कूल श्री गौरव जी बंसल साहब की ओर से माननीय मंत्री महोदय साहब का अनुभव भी
आज इस मंगल पावन अवसर पर करूंगा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन राजस्थान के अध्यक्ष श्री महेश जी गुप्ता साहब क्या आप भी पधारे कपिल जी विजय वर्गीय प्रदेश उपाध्यक्ष अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें। राजीव दीक्षित, किशन जी शर्मा, अरुण जी सुमन, मोहित गौतम, वीरेंद्र जैन, रोहित सक्सेना, समस्त महानुभाव को सादर आमंत्रित करते कि आप आए और माननीय मंत्री महोदय साहब का अपने हृदय के उद्गारों को भी व्यक्त करते हुए माननीय मंत्री महोदय साहब का स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। और इसके उपरांत मैं सादर आमंत्रित करूंगा प्राइवेट कॉलेज एसोसिएशन कोटा को जिस स्थान पर ले जाने में जिन संस्थाओं का सहयोग हुआ करता है, जिनका आज विजय साहब, भुवनेश जी गौड़ साहब, प्रतीक अग्रवाल साहब, नरेश जी गुप्ता साहब, महामंत्री प्राइवेट कॉलेज एसोसिएशन श्री कुलदीप जी माथुर साहब, हेजी मिर्जा साहब, दिनेश जी विजय साहब, भुवनेश जी गौड़ साहब, प्रतीक अग्रवाल साहब, नरेश जी गुप्ता साहब, इनको सादर वैश्विक उर्दू संस्थान के योगेंद्र जी शर्मा साहब पधारे और इस अवसर पर माननीय मंत्री महोदय साहब का स्वागत और अभिनंदन करें। सभी विराजे हुए महानुभावों के साथ जोरदार तालियों से माननीय मंत्री महोदय साहब का एडीपीसी सर सिंह जी को मैं आपके जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करूंगा। सब मिलकर ये बोलेंगे अपने जोश के साथ, इस शांत वातावरण को एक बार उल्लासित करेंगे। भारत माता की, आवाज कम थोड़ी और बढ़ी, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में पधारे हुए समस्त श्रमदान जनों को मैं नमन करता हूँ। राजस्थान सरकार के अमृत पर्यावरण महोत्सव में आप सभी का शिक्षा विभाग की ओर से आत्मिक और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। महोदय, वर्तमान परिस्थितियों में पर्यावरण के बिगड़े हुए हालात और असंतुलित पारिस्थितिकी तंत्र में पिछले दिनों हमें ऐसा देखने को मिला कि ऑक्सीजन की कमी के कारण पिछले वर्षों में किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पति और किसी का दोस्त असमय में ही हमारे सानिध्य से छिन गए। और इस बात से आप अनजान नहीं हैं और ये सच है कि पिछले महीनों राजस्थान में कुछ स्थानों का तापमान 50 डिग्री तक जा पहुंचा। इस भयानक ऐसी स्थिति में इसमें हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए जब सोचें तो हमारा मन विहल होता है। ऐसी परिस्थितियों में राजस्थान सरकार के एक स्तंभ व्यक्ति ने इस भयानक पर्यावरण के बिगड़ते हुए हालात में सुधार करने के लिए एक जिद पकड़ ली और एक प्रपोजल प्रस्तुत किया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस सुधार के लिए जब प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ तो राजस्थान सरकार के अमृत पर्यावरण महोत्सव के संदर्भ में जब आपने अपना प्रपोजल दिया तो राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा ने इस महा अभियान अमृत पर्यावरण महोत्सव का नेतृत्व माननीय शिक्षा और पंचायत मंत्री श्री मदन जी दिलावर साहब को सौंप दिया। मैं ऐसी शख्सियत को प्रणाम करता हूँ। आपकी गंभीर सोच और मैंने नजदीक से देखा है, अनुभव किया है कि आप लगभग 3 महीनों से रात दिन इस सपने को साकार करने के लिए भाग-दौड़ कर रहे हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को इन होने वाली समस्याओं से बचाया जा सके। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार के माध्यम से, अन्य विभागों के माध्यम से, संतों के बीच जाकर, सामाजिक संस्थाओं के बीच जाकर, औद्योगिक घरानों के साथ वार्ता कर समय समय पर आप 24 घंटे इसी बात को विचार कर रहे हैं कि राजस्थान को कैसे हरा भरा किया जाए। और मुझे विश्वास है कि आपकी ये मेहनत उन करोड़ों पौधों के रूप में साकार हो जाएगी और 7 अगस्त का दिन निश्चित ही
गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगा, ये हमें विश्वास है। मैं क्या हम लोग के साथ ऐसी शख्सियत का साथ नहीं देना चाहिए? एक व्यक्ति हमारे लिए रात दिन भाग रहा है, रात दिन दौड़ लगा रहे हैं, वीसी के माध्यम से, सरकार के माध्यम से पूरे राजस्थान में। मुझे याद है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई दिन ऐसा नहीं रहा होगा जब माननीय मंत्री महोदय ने पर्यावरण के संदर्भ में किसी के साथ चर्चा नहीं की, चाहे वो सुबह का समय हो, रात का समय हो, दिन का समय हो। आपकी इस मेहनत को, आपके इस सपने को मैं मन से प्रणाम करता हूं। और माननीय मंत्री महोदय का यह सपना है कि प्रत्येक बच्चा 5 पौधे अपने हाथ से लगाए। हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूल के लगभग 1.5 लाख बच्चे हैं। 1.5 लाख बच्चे, एक बच्चा 5 पौधे लगाएगा। इसी परिचर्चा के लिए हमारे विभाग ने ये संवाद कार्यक्रम आयोजित किया है। इस परिचर्चा के मुख्य उद्बोधक माननीय शिक्षा और पंचायत राज मंत्री श्री मदन जी दिलावर होंगे। हमें इस योजना के प्रेरक के रूप में आप उद्बोधन देंगे। मैं विभाग की ओर से आप सभी महानुभावों का पुनः हार्दिक और आत्मिक अभिनंदन करता हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारे कोटा के साथी, जिन्होंने इस कोटा को बड़ी ऊंचाई दी है, आपके साथ इस सपने को साकार करने के लिए तन मन से जुटेंगे, आपके सपने को साकार करेंगे। हम आपकी तरफ से विश्वास करते हैं कि हम आपके साथ साथ हैं, हम आपके सपनों को साकार करेंगे। पुनः विभाग की ओर से मैं आपका आत्मिक और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और लीजिए, अब संक्षिप्त उद्बोधन के लिए मैं सादर आमंत्रित करूंगा बंसल पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर श्री गौरव बंसल साहब को शब्दों के माध्यम से पर जोरदार तालियां बजाकर आमंत्रित करिएगा। श्री गौरव जी बंसल, डायरेक्टर बंसल पब्लिक स्कूल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर श्री मदन दिलावर जी, ऑनरेबल डिग्नेटरीज ऑफ द गवर्नमेंट, रेस्पेक्टेड representatives of various institutional education institutions, the directors, principals, teachers, आप सभी को नमस्कार and I welcome all of you to our campus, Bansal Public School. Sir, it is a matter of great pride and honor for me to be present amongst all of you and talking on the subject of Paryavaran, environment. I would like to express my deep gratitude and thanks to all of you, and especially to Honorable Minister Shri Dilawar ji for not only giving us the opportunity of hosting this event, but also engaging us and engaging all of us, the eminent personalities of Kota city, on such a crucial and such a sensitive topic like climate change. ये जो occasion है अमृत पर्यावरण महोत्सव, इसके अंतर्गत एक पेड़ देश के नाम, एक पेड़ माँ के नाम और हरियालो राजस्थान का जो अभियान है, ये मैं मानता हूँ कि बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी बजट पेश किया गया। बजट के एक दिन पहले अगर आपने न्यूज़ में देखा हो, जो स्टैटिस्टिक्स आए थे, जो इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स आए थे, उसमें एक रिपोर्ट थी और उस रिपोर्ट में पूरे देश के अलग अलग स्टेट्स के कितना लैंड एरिया फॉरेस्ट का परसेंटेज है उसका डेटा था। तो जो हाईएस्ट डेटा था वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का था, मिज़ोरम और भी जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं, जहाँ पे 84% ऑफ द लैंड एरिया ऑफ द स्टेट एरिया इज़ अंडर फॉरेस्ट कवर। नॉर्थ के, सेंट्रल के, साउथ के, बहुत सारे सेंट्रल और इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ का 30, 35, 40%, 50%, 20-25% तक भी लैंड एरिया है। मुझे पढ़ के बहुत ही आश्चर्य हुआ, अगर आप लोगों ने भी अगर उसको देखा हो, न्यूज़पेपर में भी आया था, राजस्थान का लैंड एरिया विच इज़ अंडर फॉरेस्ट इज़ लेस देन 5%, इट इज़ 4.87%। तो ये जो अभियान है कि हम लोगों को हरियाली करनी है, लैंड फॉरेस्ट एरिया बढ़ाना है, पेड़ लगाने का अभियान है, ये पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है, पूरे देश के लिए ज़रूरी है, बट राजस्थान के लिए तो खास करके ये ज़रूरी है।
Shri Madan Dilawar ji is not only taking care of the education policies in Rajasthan, but also touching base upon the most important area of climate change. Climate change एक ऐसी चीज़ है मतलब इंडिया ने कई बहुत इम्प्रूवमेंट्स किए हैं, पॉवर्टी काफ़ी हद तक कम कर ली, बहुत सारी डिजीज़ेज़ जैसे पोलियो और ये इनको भी कंट्रोल कर लिया। क्लाइमेट चेंज एक ऐसा एरिया है, पर्यावरण एनवायरनमेंट एक ऐसा एरिया है जिससे ना केवल देश पूरा वर्ल्ड इससे जूझ रहा है, और जिस तरह से हम डेवलप हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज पे उसका इफ़ेक्ट बहुत पॉजिटिव तो क्या मतलब नेगेटिव में ही उसको माना जाएगा। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको मैं मानता हूँ। And I would like to appreciate and can we have an applaud for our Honorable Minister and the entire team for the hard work that they have been doing in this regard. सर अगर आपकी अनुमति हो तो मैं एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा। सर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन जयपुर में लीड कर रहा हूँ, यंग इंडियंस नेशन बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन है, CII का यूथ विंग है, और इस ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस उनके जो इंडियन भारत को लेके जो प्रोजेक्ट्स हैं जो रेलेवेंट हैं उन पे काम करते हैं, और उसमें एक बहुत बड़ा वर्टिकल है क्लाइमेट चेंज जिसको मैं बार बार दोहरा रहा हूँ। तो उसमें हम लोगों का सौभाग्य था कि हम सदगुरु जी से मिले, और सदगुरु जी से हम लोगों ने इंटरेक्ट किया, और हमारा जो ग्रुप था, और हम उनको वाटर कंजर्वेशन पे, जल संरक्षण पे कई चीज़ें उनको बता रहे थे, उनसे डिस्कस कर रहे थे, और हम अपने छोटे छोटे अचीवमेंट्स बता रहे थे कि जैसे किसी ने बोला मैंने जो पानी का फ्लो है उसको चेंज कर लिया है तो पानी का फ्लो कम हो गया है, किसी ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बोला, किसी ने बोला कि मैं शावर लेना बंद कर दिया, यू ओनली यूज़ बकेट, क्योंकि शावर में पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा चला जाता है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बता रहे थे। तो सदगुरु ने बोला विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ अस इन डेवलपिंग गुड हैबिट्स टू कंजर्व वाटर, उन्होंने कहा ये सब आप करो, ये अच्छा है, बट ये सिर्फ वहाँ तक अच्छा है जहाँ तक आपका म्यूनिसिपैलिटी का बिल सेव हो जाएगा और थोड़ा म्यूनिसिपैलिटी का पानी सेव हो जाएगा। अगर आपको सच में एनवायरनमेंट के लिए काम करना है देन लुक एट द बेसिक प्रॉब्लम, लुक एट द फंडामेंटल प्रॉब्लम, एंड दैट फंडामेंटल प्रॉब्लम इज नॉट ओवर यूज ऑफ वाटर। लाइफस्टाइल में चेंज करिए, यू वांट टू शावर नो प्रॉब्लम, बट the fundamental problem is that of trees, the afforestation that has happened. अगर आप एक पेड़ लगाते हैं तो ना केवल आपकी सॉइल एरोड होने से बचती है, अंडरग्राउंड वाटर रिटेंशन अच्छा होता है, अकाल या बाढ़ जैसे कैलामिटीज़ नहीं आती हैं, फ्लड्स और ड्रॉट्स नहीं आते हैं, और उन्होंने बोला कि वाटर कंजर्वेशन इज़ अ मेजर पार्ट। तो मुझे बड़ी खुशी है कि गवर्नमेंट इसको रियलाइज़ करती है, और जो बेसिक प्रॉब्लम है, जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है, हम उसको एड्रेस कर रहे हैं, जिससे कि हम अपने पर्यावरण के लिए, अपने एनवायरनमेंट के लिए कुछ अच्छा कर सकें। सर पिछले साल हम लोगों ने करीब 20,000 पेड़ लगाए थे जयपुर और नियर बाई एरियाज़ में, और इस साल हम लोगों का 22,000 हम और लगा चुके हैं जनवरी से लेकर अब तक। टारगेट हमारा 35,000 का है। ये मैं ऑर्गेनाइजेशन यंग इंडियंस की तरफ से बता रहा हूँ। और on this auspicious platform, on this occasion of अमृत पर्यावरण महोत्सव, मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में, अपने स्कूल की कैपेसिटी में, और एज अ लीडर ऑफ यंग इंडियंस जयपुर चैप्टर, आई अश्योर यू माई फुल सपोर्ट फॉर वट एवर प्लांटेशन यू वांट टू डू। वी हैव गुड कनेक्ट्स। अगर आप हमें जगह अच्छी प्रोवाइड करेंगे देन वी हैव लॉट ऑफ डोनर्स हु आर रेडी टू प्लांट द ट्रीज। सो थैंक यू सो मच all of you for coming here and participating and giving your time and energy and efforts on such a sensitive topic. Sir, हम लोग आपको सुनने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। Thank you so much for coming and gracing the occasion. मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के जीवन पर आधारित ये नृत्य नाटिका हम कथा सुनाते राम सकल गुणगान की। कहते कि राम नाम संजीवनी ज्ञान सुधा सुखधाम, रघुवर दया निदान को सुमरो आठों याम, और भक्ति दीपक जहाँ जले वहाँ है राम निवास, और राम भरोसे जूझिए उसकी पूर्ण होगा रास। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपनी जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करूंगा वर्षा जोशी।
सीता हरण, हनुमत मिलन, लंका दहन, रावण मरण, अयोध्या पुनरागमन। सविस्तार सब कथा सुनाई, राजा राम भय रघुराई। राम राज आयो सुखदाई, सुख समृद्धि श्री घर घर आई। और एक चक्रवर्ती राजा की पत्नी है। वही महारानी सीता वनवास के दुखों में अपने दिन कैसे काटती है, अपने कुल के गौरव और स्वाभिमान की रक्षा करते हुए किसी से सहायता मांगे बिना कैसे अपना काम वो स्वयं करती है। स्वयं वन से लकड़ी काटती है, स्वयं अपना दाम कूटती है, स्वयं अपने चक्के पीसती है और अपनी संतान को स्वावलंबी बनने की शिक्षा कैसे देती है। अब उसके करुण झांकी देखिए। Happy
करते हैं प्रकृति के प्रति बहुत अगाध प्रेम से परिपूर्ण था। और यही संदेश इसके माध्यम से हमें दिया गया। एक छोटा सा 2 मिनट का और प्रोग्राम, वृक्ष लगाओ, पर्यावरण को स्वच्छ बनाओ। मैं आमंत्रित करता हूँ आप सब लोगों की जोरदार तालियों के साथ एक बार तालियां बजाकर उन बालिकाओं का आमंत्रित करिएगा। वृक्ष लगाए हम वृक्ष, वृक्ष लगाए हम वृक्ष, वृक्ष लगाए हम वृक्ष, आओ मिलकर हम वृक्ष लगाए, आओ मिलकर हम वृक्ष लगाए, धरती माँ का कर्ज चुकाए, धरती माँ का कर्ज चुकाए, वृक्ष लगाए हम वृक्ष। हरियाली हो, जीवन में खुशहाली हो, हरी हरी हरियाली हो, जीवन में खुशहाली हो, ऐसा अपना लक्ष्य बनाए, ऐसा अपना लक्ष्य बनाए, जगह जगह वृक्ष लगाए, जगह जगह वृक्ष लगाए, इस संवाद कार्यक्रम में आज हमें सानिध्य मिल रहा है परम सम्माननीय शिक्षा मंत्री महोदय श्री मदन जी दिलावर साहब का। बहुत ही लंबे समय से हम इंतजार कर रहे हैं आपके उद्बोधन के, आपके संवाद का। इन शब्दों के माध्यम से उनको सादर आमंत्रित करूंगा कि ये चमक सूरज की नहीं उनके किरदार की है, कि ये चमक सूरज की नहीं उनके किरदार की, ये खबर आसमान की नहीं अखबार की है। और जब वो चले तो उनके संग चले कारवां, ये बात गुरूर की नहीं हमारे उन पर एतबार की है। एक बार जोर माता की, भारत माता की, बोलो श्री रामचंद्र भगवान की, बोलो श्री रामचंद्र भगवान की, बोलो सरस्वती मैया की। बंसल पब्लिक स्कूल के इस प्रांगण में मंचस्थ विराजित बंसल पब्लिक स्कूल के निदेशक श्रीमान गौरव जी बंसल साहब, शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक तेज कंवर जी, सम्मानित मंच, यहाँ उपस्थित सम्मानीय शिक्षाविद, शिक्षक, कोचिंग संस्थान के संचालक, शिक्षण संस्थान के प्रमुख, विद्यार्थीगण, भाई और बहनों और मित्रों, मैं कहां से शुरू करूं मुझे पता नहीं है, क्योंकि मेरे समक्ष बहुत विद्वान लोग विराजित हैं। तो कभी कभी जब बहुत विद्वान लोग विराजित होते हैं तो छोटे लोगों के सामने संकट पैदा हो जाता है कि क्या बोले या ना बोले। खैर फिर भी क्योंकि यहाँ मेरे बीच में यहाँ आपके साथ मेरे बालपन के मित्र भी हैं, दिनेश जी जो हम साथ साथ पढ़े हैं, योगेंद्र जी जोशी जी भी हैं जिनके संरक्षण में हम पले हैं, बड़े हैं, सीखे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके सामने हम यहाँ कोटा शहर में झूला लेकर के घूमते रहते थे और जन कल्याण के कार्य में अपना हाथ बटाते रहते थे। मेरे बारे में आप जो लोग यहाँ विराजित हैं, अधिकांश लोग जानते हैं कि मैं ऐसे परिवार से हूँ जहाँ मेरी माँ हमें भोजन कराकर खुद भूखी सो जाया करती थी।
दिनेश जी जानते हैं कि जब पढ़ते तो नंगे पैर घुमा करते थे और जो नेकर होता था उसके 3 थेकले लगे रहते थे। इसलिए आपके सामने मैं कुछ भाषण दूं, कुछ ज्ञान की बात करूं, तो मुझे में इतना ज्ञान नहीं है, क्योंकि आप में तो अथाह ज्ञान भरा पड़ा है। फिर मैं स्मरण कराने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं, सुन रहे होंगे, पढ़ा होगा कि इस राजस्थान की धरती का तापमान लगभग 55 डिग्री तक पहुंच गया था, बाड़मेर और पाकिस्तान की सीमा। फलौदी का तापमान 53 डिग्री तक पहुंच गया था। 47 डिग्री से ज्यादा तापमान तो राजस्थान के हर कोने कोने पर था, यानी 47 डिग्री से कम उस समय तापमान नहीं था। इसका अर्थ लगा सकते हो कि 2-3 डिग्री यदि तापमान और किसी कारण से बढ़ गया तो हम जिंदा नहीं रह सकते। मैंने सुना है, पढ़ा है कि जब आप 48 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो सरकारों को इमरजेंसी लगानी पड़ती है, जनता को हिदायत देनी पड़ती है घर से बाहर मत निकलना, गीला कपड़ा लपेट के रखना, और प्रशासन सड़कों पर पानी छिड़कता है, गले में पानी छिड़कता है कि तापमान थोड़ा कम हो। ये तापमान ज़्यादा इस बात का संकेत देता है, ये चेतावनी दे रहा है हमको कि सुधरो और संभलो, जागो और जगाओ, नहीं तो मानवता को खतरा हो गया है। और हम अब भी नहीं संभले, अब भी नहीं समझे, अब भी जागरूक नहीं हुए, तो निश्चित रूप से अब समझ लेना हम सबका अंतिम समय चल रहा है। चाहे हम करोड़पति हो, खरबपति हो, चाहे हम गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे हम स्त्री हो या पुरुष हो, तो जवान हो चाहे वृद्ध हो, हम सबको सोचना पड़ेगा क्या पेड़ों की कटाई की रफ्तार हम यही रखें और पेड़ों के लगाने की भी रफ्तार यही रखें, और यही हुआ तो दिन दूर नहीं जब हम जगह जगह पर, चौराहे पर, खेतों में, खलिहानों में मरद पड़े मिलेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं बंधु हूं कि जब मैंने देखा कि इस बार विश्व के सभी शहरों का तापमान की गणना हुई, नापा गया, तो हिंदुस्तान विश्व में सबसे ज्यादा 15 शहर ऐसे निकले जिनका तापमान सर्वाधिक था। उन 15 शहरों में से 7 शहर राजस्थान के थे जिनका तापमान सबसे ज्यादा है। यानी हम भट्टी के मुहाने पर बैठे हुए हैं, कभी भी जल करके भस्म हो सकते हैं। इस धरती माता का तापमान लगातार बढ़ रहा है और इसलिए बहुत चिंतित है, व्यथित है, परेशान है कि अब तक मैंने मेरे बच्चों को पाला था, पोसा था, लेकिन जब मेरा ही तापमान इतना बढ़ गया है तो ऐसा ना हो ये मेरी गोदी में ही झुलस करके मर जाए। इसलिए बहुत परेशान है। उनकी चिंता को हमको मिटाना पड़ेगा, भारत माता की पीड़ा को हमको समझना पड़ेगा। मेरी आपसे बात करूं कि हमारे देश में दूसरे देशों की तुलना में कितने पेड़ है तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। कनाडा में प्रति व्यक्ति जो पेड़ है वो 10,163 है। जो अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो क्रम से 6,000 और 3,000 समथिंग पेड़ है प्रति व्यक्ति। मैं चाइना की बात करता हूं तो 130 है प्रति व्यक्ति पेड़। मैं जब यूके की बात करता हूं तो 47 है, और जब हिंदुस्तान की बात करता हूं तो 28 पेड़ प्रति व्यक्ति है, और जब राजस्थान की बात करो तो आंकड़ा 20 से नीचे आ जाता है। एवरेज हमको स्वस्थ रहने के लिए, जीने के लिए हमको 472 पेड़ों की जरूरत है। यदि अभी हम बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं मित्रों। इसलिए पेड़ लगाना जरूरी है। पेड़ क्या देता है हमको, कई बार सवाल उठता है, पेड़ क्या देता है, क्या अंतर आता है? हमारे घर के एक पेड़ है हमारे घर के सामने काटने का तो क्या अंतर आएगा? हम 10 पेड़ काट देंगे तो क्या अंतर आएगा? मित्रों, एक पेड़ अपने जीवन काल में हमको 4 से 5 करोड़ रुपए की आमदनी कराता है।
एक पेड़ उसके जीवन, एक पेड़ एक साल के अंदर 30 लाख रुपए की ऑक्सीजन देता है। यदि उसकी ऑक्सीजन की उसकी कीमत में गणना करें तो 30 लाख रुपए की ऑक्सीजन देता है। एक पेड़ एक दिन में 239 लीटर ऑक्सीजन देता है, 239 लीटर ऑक्सीजन देता है। और एक पेड़ एक साल में 20 किलो धूल धमासा अपशिष्ट को सोखता है। एक पेड़ ध्वनि प्रदूषण को कम करता है। पेड़ वर्षा को बुलावा देता है, उसके कारण से हमारी धरती का जल सतत बढ़ता है। जो वर्षा को बुलाता है तो उसकी चार से धरती में रिचार्ज होता है। जो हमारे पीने के काम आता है पानी, जो हमारे सिंचाई के काम आता है, हमारे नदी नाले नहर और उसी के कारण से भरे रहते हैं और उसी के कारण से फिर पेड़ पौधे को भी जीवन मिलता है। यानी ये पेड़ हमको सब कुछ देता है। और पेड़ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि पेड़ भारत माता के श्रृंगार है। पेड़ भारत माता के श्रृंगार है और कोई भी व्यक्ति अपनी माता का श्रृंगार अपनी जीते जी नहीं पहुंचना चाहता। और ये भारत माता हमारा मलमूत्र सहती है। जब हमारे लिए पीने का पानी और सिंचाई का पानी, जो खाद्यान्न जिनसे पैदा होता है, कम हो जाए तो उसकी छाती में हम बड़ी बड़ी मशीनें ला करके छेद करके और पीने के लिए पानी और सिंचाई के लिए पानी निकालते हैं, फिर भी ये उफ तक नहीं बोलती है। हम बांध से और नदियों से पानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इसकी छाती पर बड़ी बड़ी नहरों का निर्माण करते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें लगाते हैं। और इस धरती पर हमारे देश के करोड़ों किसान हल चलाते हैं। और अब तो ट्रैक्टर वाले हल आ गए हैं। यानी इस भारत माता की छाती को हम छलनी कर देते हैं, फिर भी उफ तक नहीं बोलती। और ये उफ तक नहीं बोलती इसलिए पीड़ा हमको नहीं दिखाती है कि कहीं मेरे बच्चों को पता चल गया और इसलिए काम बंद कर दिया तो शायद भूख के मारे तड़प कर मर जाएंगे, प्यास के मारे तड़प कर मर जाएंगे। इसलिए भारत माता सब कुछ सहन करती है। जब भारत माता सब कुछ सहन करती है तो हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हमारे कारण से भारत माता इतनी चिंतित है, व्यथित है, परेशान है, पीड़ा सहन करते हैं, तो फिर भी हमारा भी कोई दायित्व क्या करें। भारत माता हमसे कुछ नहीं मांगती। भारत माता ये चाहती है मेरे बेटे मेरी गोदी में खुश रहे, खुशहाल रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। और इसलिए हम सब लोगों को भारत माता की तपन को कम करना होगा। और भारत माता की तपन को कम करने के लिए अभी तक मेरी जानकारी के अनुसार कोई मशीन नहीं बनी है, लेकिन प्रकृति की दी हुई हमारे पास मशीन है जिसको हम पेड़ भगवान कह सकते हैं। और पेड़ को भगवान क्यों कहते हैं? पेड़ को पूजते क्यों हैं? भगवान इसलिए कहते हैं कि ऑक्सीजन देकर के उनको जीवन दान देता है। और पेड़ वो ऑक्सीजन न दे तो हम निष्प्राण हो सकते हैं, मर सकते हैं। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने ये परंपरा को डाला कि हम उस पूजा करना चाहिए। हमारा स्वभाव है कि जिसकी पूजा कर लेते हैं हम लोग, उसको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। और इसीलिए तो हमारे बुजुर्गों ने कहा पीपल को रात को हाथ नहीं लगाना, पत्ता नहीं तोड़ना, डाली मत तोड़ना। और उन्होंने सोचा कि शायद हमारी जनरेशन ऐसे नहीं समझेगी, तो हमको समझाया गया कि इस पे यदि पेड़ तोड़ोगे तो इस पे भूत खा जाएगा, शायद डर के मारे ही नुकसान न पहुंचाए। हम राहुल के परिक्रमा करते हैं, हम बड़ की परिक्रमा करते हैं, हमारे माताएं बहनें पीपल की परिक्रमाएं करते हैं। वो ऐसा क्यों करती हैं? वो इसलिए करती है, इनका सम्मान करते हैं, पूजते, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है। और जो सबसे ज्यादा बचाने की कोशिश करता है वही तो हमारा हितैषी हमको जीवन दान दे रहा है। इसलिए हम हमारे पूर्वजों ने परंपरा बनाई कि सब पेड़ों को पूजना चाहिए। मित्र, आपको जानकारी दूं कि पीपल का पेड़ 100% ऑक्सीजन देता है, बड़ का पेड़ लगभग 80% ऑक्सीजन देता है, आम का पेड़, इमली का पेड़ ये लगभग 80% ऑक्सीजन देता है। इसलिए हम सब लोग एक गिने चुने पौधों की सबसे ज्यादा पूजा करते हैं। तो मित्रों, मैं ये निवेदन कर रहा था कि भारत माता को हमको शीतलता प्रदान करनी होगी। और शीतलता प्रदान करने के लिए हम
जो मैंने कहा कि ऐसी कोई मशीन नहीं, वो एक पेड़ भगवान ही मशीन है जिसके तापमान को कम कर देती है, क्योंकि पेड़ 1 डिग्री से 4 डिग्री तक तापमान को कम कर देता है अपने आसपास। इसलिए आपने देखा होगा कि यहाँ का तापमान और नयापुरा के तापमान में अंतर रहता है। यहाँ के वहाँ के तापमान में मेरा अनुमान है कि 2 से 3 डिग्री का अंतर रहता है, और वो इसलिए रहता है कि वहाँ पर पेड़ भी ज़्यादा है, तो फिर हमारे तालाब का भी के कारण भी शीतलता रहती है, और भी कई कारण हो सकते हैं, लेकिन टेम्परेचर कम रहता है। इसलिए मित्रों, यदि हम भारत माता को भी माँ मानते हैं, हम पेड़ पौधों का मतलब हम भगवान मानते हैं, ऐसा मानते हैं कि पेड़ पौधे सब हमारे को जीवन दान देते हैं। यदि हम हमारे आने वाले जनरेशन को बचाना है, हमको बचना है, हमारे माँ बाप को बचाना है, हमारे गांव मोहल्ला प्रदेश देश जिला यानी किसी को भी बचाना है, तो हमको तापमान कम करना होगा। और तापमान के लिए हमारे पास कोई उपाय नहीं है, उपाय एक ही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। ये कार्यक्रम केवल सरकार का नहीं है, हमने सबसे निवेदन किया है। मैं संतों के बीच में भी गया हूं, मैं गोपालकों के बीच में भी गया हूं, मैं कोचिंग क्लासेस चलाने वालों के बीच में भी गया हूं, स्कूल चलाने के वाले के बीच में भी गया हूं, मैं मजदूरों के बीच में भी गया हूं, किसानों के बीच में भी गया हूं, और सबसे मैंने हाथ जोड़ के प्रार्थना की है, यदि अपने आप को बचाना है, धरती राजस्थान की धरती पर रहने वाले हमको मित्रों को और हमारे सहयोगियों को, मिलने वालों को, मित्रों को, माँ बाप को बचाना है, तो फिर पेड़ लगाना ही होगा। और इसलिए मैंने कहा कि किसी धर्म का, संप्रदाय का या किसी क्षेत्र का कार्यक्रम नहीं है, एक जन आंदोलन बन चुका है। और मैं ऐसे लोगों के बीच में खड़ा होकर के बात कर रहा हूं जो विद्वान हैं, पर्यावरण के बारे में समझते हैं, समाज को, देश को अपना प्रथम पूज्य मानते हैं। तो ये आभास यदि हम में है, तो हम सब सारा काम छोड़ करके जुट जाए कि सरकार ने तय किया है कि जो हरियाली तीज है 7 अगस्त को, उसको हम माँ अमृता देवी पर्यावरण महोत्सव मना रहे हैं। और स्लोगन दिया है कि देश एक पेड़ देश के नाम, एक पेड़ माँ के नाम। इसको सार्थक करने के लिए हम सब लोग जुट जाए। हमारा अनुमान है, जिस प्रकार से लोगों का समर्थन मिल रहा है, जिस प्रकार से संतों का आशीर्वाद मिल रहा है, हमारे प्रबुद्ध लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, तब इस टारगेट को भी आगे पूरा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसलिए मैं मित्रों ये निवेदन करूँ कि आपकी विद्युताकार जानकारी का लाभ समाज के लोगों को भी मिलना चाहिए। इसलिए आपको भी आज से ही अपने मिलने वालों से, अपने चाहने वालों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने छात्रों से सबसे आग्रह और निवेदन और प्रार्थना करना चाहिए कि इस दिन कोई ऐसा नहीं रहेगा जो पौधे नहीं लगाएगा, क्योंकि भारत माता सबकी है। ये पेड़ कभी किसी को नहीं कहता कि हम बीजेपी वालों को तो वायु नहीं देंगे या कांग्रेस वालों को वायु नहीं देंगे, या मुसलमानों को प्राण वायु नहीं देंगे या हिंदुओं को प्राण वायु नहीं देंगे। हम सबको देंगे। पेड़ सबका है, इसलिए हम सबको पेड़ लगाने के लिए कोशिश करना चाहिए, पूरा यत्न करना चाहिए, सारे काम छोड़कर भी करना चाहिए। क्योंकि शायद हमने तो पेड़ों की महत्ता को समझा नहीं, लेकिन आज से 294 वर्ष पूर्व माँ अमृता देवी ने पेड़ की महत्ता को समझा था। और इसीलिए जब उस समय की सरकार में यानी राजा रजवाड़ों के ने आदेश दिया कि पेड़ काट के लाइए, हमको अमुक अमुक काम आएगा, तो उसमें माँ अमृता देवी को जोधपुर के खिजरले गांव में पता चला, अपनी 2 बेटियों के साथ वो पेड़ों के यहाँ पहुंच गए और उसने कारीगरों को कहा कि जीते जी पेड़ नहीं काट सकते। जब गांव वालों को पता चला तो एक एक करके 363 लोग इकट्ठे हो गए, लेकिन उन दरिंदों ने 363 लोगों को काट दिया, लेकिन उन्होंने जीते जी पेड़ के हाथ नहीं लगाने दिया। हम उस परंपरा के लोग हैं, उस धरती के लोग हैं, और ऐसा उदाहरण आज तक विश्व के किसी कोने में नहीं मिलता है। इस उदाहरण को आत्मसात किया विश्व के लोगों ने, लेकिन हमने याद नहीं रखा। और मैं इसीलिए आपके बीच में आया
हमारे पूर्वजों की याद दिलाने के लिए कि एक पेड़ बचाने के लिए हमारे पूर्वज क्या क्या कर सकते थे। मेरे मित्रों, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ आपके चरणों में बैठ करके आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप अधिक से अधिक पौधे लगाएं। मैंने सभी से कहा है कि बच्चे जो पढ़ रहे हैं, चाहे कोचिंग कर रहे हो, चाहे स्कूल में पढ़ रहे हो, चाहे वो नर्सरी में पढ़ रहे हो, चाहे आंगनबाड़ी में पढ़ रहे हो, तो उसे सबको इतने पौधे लगाना है जितने उसके परिवार में सदस्य हैं। यानी किसी के परिवार में 5 सदस्य तो 5 पौधे लगाइए, 7 सदस्य तो 7 पौधे लगाइए, और किसी के 2 सदस्य हैं तो 2 पौधे लगाइए। मेरा अनुमान है एवरेज लगभग 5 पौधे आएगा। यदि हम जितने भी यहाँ हैं या जितने भी यहाँ कोटा में कोचिंग क्लासेस में बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं, सब लोग मिलकर के लगाएंगे तो हमारा कोटा हरा भरा हो जाएगा। अरे कोटा की धरती ऐसे मुस्कुराएगी, हरियाली, अपने आप को हरियाली में आच्छादित करके कि जैसे कोई ये धरती माता हरियाली चुनरी ओढ़ करके मुस्कुरा रही है और हमको आशीष देगी कि बच्चों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरा तापमान भी कम हो गया है और आपके वातावरण में ऑक्सीजन की अधिकता भी हो गई है। आप सब लोग जानते हैं जहाँ ऑक्सीजन की अधिकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होती है, तो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहता है। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो जाए, ऑक्सीजन की कमी हो जाए, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बना करके ये कई सारी बीमारियों को आमंत्रण देती है, जो हम सब लोगों को बीमार करती है। और इसलिए लोगों ने मेरे से कहा, दिलावर जी पेड़ तो बहुत सालों से लग रहे हैं, बहुत पेड़ लगते हैं, आप क्या नया काम कर रहे हैं? पेड़ लगते हैं, बचते नहीं, फोटो खींचते लोगों के अखबार में आते हैं और वीडियो बन जाता है, पेड़ तो बचते नहीं। पेड़ बचते हो गए, चाहे 2% बचते हो, चाहे 50% बचते हो। लेकिन पहली बार राजस्थान की सरकार ने ऐसा किया है कि गांव में जहां 200 पौधे भी लगाएंगे सराउंडिंग एरिया में, उसकी रखवाली के लिए एक रखवाला रखेंगे 365 दिन, जो पानी भी पिलाएगा, उसको जब जरूरत होगी तो उसकी रखवाली भी करेगा। और इस प्रकार से 4 लाख लोगों को हम रोजगार भी देंगे। यानी पेड़ लगेंगे तो उसका रक्षा करने वाला भी वहां रहेगा। इसलिए ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि पेड़ लगाएंगे तो बचेंगे नहीं बचेंगे। मैं गारंटी देता हूं, पहले जितने % पेड़ बचते थे उसमें अब इजाफा होगा, यानी ज्यादा % पेड़ बचेगी, मेरा ऐसा मानना है। और इसलिए मित्रों, मैंने कहा है, मैंने किसानों से निवेदन किया है कि इतने पेड़ लगाना है आपको, जितने आपके खाते में जितने बीघा उतने पेड़ लगाना है। मैंने पेट्रोल पंप वालों से निवेदन किया है कि आपको 300 पेड़ लगाना है। ऑक्सीजन गैस एजेंसी वालों से कहा है कि तबको भी 300 पेड़ लगाना है। मैंने मोटरसाइकिल रखने वालों से कहा है तुमको 5 पौधे लगाना है। कार वाले से, छोटी कार वालों से कहा है कि आपको 10 पौधे लगाना है। बड़ी कार वालों से, ट्रैक्टर वालों से कहा है कि तुमको 15 पौधे लगाना है। और जिसको बस और ट्रक है उसको 20 पौधे लगाना है। और घबराइएगा नहीं, जो एसी का आनंद ले रहे हैं उनको 50 पौधे लगाना है एक एसी के बदले। मित्रों, हमने सबको कहा है कि जिसको शौचालय का पैसा मिला है सरकार से शौचालय बनाने का 12,000 रुपये, उसको 2 पौधे लगाना है। जो जिसको निःशुल्क अनाज मिल रहा है उसको 5 पौधे लगाना है। जिसको 450 रुपये गैस का सिलेंडर भरने में आ रहा है उसको भी 5 पौधे लगाना है। जिसको निःशुल्क गैस का कनेक्शन मिला था उसको भी 5 पौधे लगाना है। और इस प्रकार से मैंने खनन करने वालों से भी कहा है कि 100 बाई 100 का पिट यदि आप खोद रहे हैं तो आपको भी कम से कम 300 पौधे लगाना है। और ज़्यादा खोद रहे तो उसके उतने गुणक में आपको लगाना है। मैंने सारे अधिकारियों से, कर्मचारियों से, बच्चों से, विद्यार्थियों से, गोपालकों से, पशुपालकों से, शिक्षाविदों से, विद्यार्थियों से, संस्थाओं के संचालकों से, मालिकों से, सबसे मैंने निवेदन किया है। मैं आपसे भी प्रार्थना कर रहा हूँ कि धरती माता की चिंता कम करने का काम है, धरती माता की परेशानी का कम करने का काम है। जो धरती माता बहुत परेशान है, विचलित है, तनाव में है, उसको इससे दूर करने का काम है। यदि हम सब लोग इस अपनी भारत माता को माँ मानते हैं, यहाँ का अन्न जल खाते हैं, सूर्य भगवान से प्रकाश लेते हैं और हम स्वस्थ रहने के लिए औषधियों का प्रयोग करते हैं, तो सबके चरणों में निवेदन है,
सारा काम छोड़ करके 7 अगस्त को हम अधिक से अधिक पौधे भी लगाने में जुट जाएंगे। एक लिखा दिलावर जी, मेरी मन की इच्छा है, मैं 10,000 पौधे लगाना चाहता हूं, लेकिन मैं 10,000 गड्ढे तो नहीं खुदवा सकता। तो मैं गारंटी देता हूं, जो लगाना चाहता है उसको 10,000 गड्ढे मदन दिलावर खुदवा के देगा, यानी सरकार खुदवा के देगी। और इसीलिए मैंने जिला कलेक्टर से, एसडीएम से, सीओ से सबसे कर दिया है कि कोई भी संस्था है, व्यक्ति आए, जितने भी पौधे लगाना चाहता है उसके गड्ढे खोदो। और मेरा ऐसा अनुमान है 12 जिले में, इस कोटा जिले में 4-5 लाख गड्ढे तो खुद चुके हैं। और अभी से आपको जगह तो बताना पड़ेगा कहाँ, ये तो उसी दिन जाके बताओगे मुझे पेड़ लगाना है, गड्ढे कहाँ है, होने वाला नहीं है। उसी दिन आप कहोगे पेड़ कहाँ है, पेड़ लगाना चाहते हो, नहीं मिलेंगे। यदि आपको ऐसा लगता है कि अक्षा में पेड़ खरीद नहीं सकते हैं, तो अभी से हमारे जिला कलेक्टर को, एसडीएम को नोट करा दे कि हमको इतने पेड़ चाहिए, हम पेड़ भी उपलब्ध कराएंगे। इसकी चिंता करने की भी आपको चिंता भी आपको नहीं करनी पड़ेगी। जब रखवाली हम करेंगे, गड्ढे हम सरकार खोद के देती है, तो आपको तो बहुत ज्यादा जोर नहीं आएगा। इसलिए आपसे प्रार्थना है, धरती माता को उनकी तपन कम करने के लिए, हम सब लोगों को जिंदा रहने के लिए सब कुछ करिए, पेड़ लगाइए। नहीं तो हमारी बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, बड़ा बड़ा धन, बड़ा बड़े हमारी प्रतिष्ठा जो भी है, ये धरती माता की गर्माहट, इसका तापमान 1 सेकंड में मिट्टी में मिला देगा। इसलिए जो धन कमा रहे हैं उसका यदि आप उपभोग करना चाहते हैं लंबे समय तक धरती माता की गोद में खेलना चाहते हैं, तो आप जरूर पौधे लगाए मित्रों, भूलना नहीं है। मैं फिर आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि हमारे लिए शायद ऐसा लगता है कि अंतिम समय है, शायद हम जाग गए, हमने ठान लिया, तो धरती माता की तपन को कम करके हम बच सकते हैं और फिर धरती माता की गोदी में खेलने का आनंद ले सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। नमस्कार, जय हिंद। शिक्षा मंत्री श्री मदन जी दिलावर साहब और बहुत ही सार्थक और सारगर्भित उद्बोधन के माध्यम से आप सब लोग, इसके बाद श्रीमती बरखा जोशी। आज एक सुखद संयोग है, शुभ अवसर है, माननीय मंत्री महोदय साहब का सानिध्य मिल रहा है। सीबीएसई में जो प्राप्त करके, अंक हासिल करके वाले श्री केशव गुप्ता को सादर आमंत्रित करके केशव गुप्ता पधारे और बंसल पब्लिक स्कूल के अंतर्गत विद्यार्थी को माननीय मंत्री महोदय अपने कर कमलों से उनका सम्मान करेंगे, उनका अभिनंदन करेंगे। स्पोर्ट जिले की जितने तैयारी करवाए, जिन बच्चों ने इसमें भाग लिया, उन सब लोगों सबको मैं बधाई। हाँ, बैडमिंटन श्रेष्ठ खिलाड़ी अपने जिले स्तर से लेकर राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर तक बैडमिंटन के श्रेष्ठ खिलाड़ी हैं। जिले स्तर से लेकर राज्य और राज्य स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक आपने अपने प्रतिभा का प्रदर्शन किया।